हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज गांधी जयंती के इस मौके पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी में से कुछ इम्पोर्टेंट किस्से शेयर करने वाली हूं, जो मुझे लगता है कि सभी के लिए बहुत इंस्पिरेशनल होंगे। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करेंगे उनके बर्थ की। गांधी जी ने सबसे पहले अपने पेरेंट्स के बारे में लिखा है कि उनके फादर जो हैं बहुत ही ट्रूथफुल थे, ब्रेव थे, बहुत ही दरिया दिल, जेनरस यानी कि काइंड थे। बट उन्हें गुस्सा बहुत आता था। और अपनी मदर के बारे में उन्होंने लिखा है कि वो बहुत ही रिलीजियस थी और उनकी कॉमन सेंस बहुत अच्छी थी। वो एक बहुत अच्छी गृहिणी थी। और ये तो सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। उनके फादर का नाम था काबा गांधी और मदर का नाम था पुतली भाई। तो यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ उसके स्कूल का एक किस्सा। स्कूल में वो बहुत ही अच्छे थे पढ़ाई में, उन्हें काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स भी मिली और मार्क्स भी अच्छे आते थे। उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। तो ये बात है, ये किस्सा है 7th स्टैंडर्ड का। तो उनके जो हेडमास्टर थे दोराब जी, अदुल जी डिमी, वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड लवर थे। और उन्होंने उनके स्कूल में कंपलसरी कर दिया था जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट फॉर बॉयज़। बट गांधी जी को जिम्नास्टिक्स पसंद नहीं था। एक्चुअली वो इसलिए जिम्नास्टिक की क्लासेस ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपने फादर की हेल्प करें उनके घर पे जाके, क्योंकि उनके फादर जो थे वो बीमार थे। लेकिन उनके हेडमास्टर ने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने बोला कि नहीं, आपको क्लासेस तो लगानी पड़ेंगी। तो फिर क्या हुआ कि एक सैटरडे को हेडमास्टर जी ने बुलाया उनको स्कूल में 4 बजे, शाम के 4 बजे बुलाया था। तो गांधी जी जो है, उनके पास वॉच थी नहीं। तो क्या हुआ कि उस दिन जो है क्लाउड्स बहुत थे। वो गांधी जी यूजुअली टाइम का पता लगाते थे रोशनी से, मतलब धूप से कि कब शाम हो गई है या कैसे। तो 4 बजे जो है, क्योंकि क्लाउड्स थे तो सारा दिन जो है धूप तो निकली नहीं थी अच्छे से। तो वो लेट हो गए। जब वो वहां पहुंचे तो 4 बजे से ज्यादा टाइम हो चुका था। और जब वो वहां पहुंचे तो सारे बॉयज चले गए थे, क्लास खत्म हो चुकी थी। तो उनकी एब्सेंट लग गई। तो अगले दिन क्या हुआ कि हेडमास्टर जी ने जब देखा कि गांधी जी एब्सेंट हैं तो उन्होंने बोला कि आप क्यों नहीं आए, क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन तो गांधी जी ने बताया उनको कि क्योंकि उनके पास वॉच नहीं है इसलिए वो लेट हो गए। पर हेडमास्टर जी को लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं और कोई बहाना बना रहे हैं, क्योंकि वैसे भी इनको आने का मन नहीं था क्लासेस के लिए। वो जिमनास्ट वैसे भी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, तो उन्हें लगा कि शायद ये झूठ बोल रहे हैं। तो हेडमास्टर जी ने क्या किया, उनको फाइन डाल दिया इसके लिए। तो गांधी जी बहुत परेशान हो गए थे। उनको मतलब झूठ बोलने की सजा मिली थी, हालांकि उन्होंने झूठ बोला नहीं था। तो अब उनके पास कोई तरीका नहीं था अपनी इनोसेंस को प्रूफ करने का। तो तब गांधी जी ने ये रियलाइज किया दैट मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट ऑल्सो बी अ मैन ऑफ केयर। दैट मीन्स कि क्योंकि वो सत्यवादी थे, वो झूठ बोलना पसंद नहीं करते थे, और अगर वो कभी बोल भी देते तो उन्हें बहुत गिल्ट होता था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप सत्यवादी इंसान हैं तो आपको हर काम बहुत ही केयर के साथ करना पड़ेगा, ताकि कभी कोई ऐसा मौका ना आए कि आपको झूठ बोलने की जरूरत महसूस हो। अब आगे एक किस्सा आता है जब उनकी उम्र थी कुछ 11-12 साल की। दिस इज अ स्टीलिंग एंड अटोनमेंट। तो क्या हुआ कि उनके एक रिलेटिव थे, और उनको और उनके रिलेटिव को स्मोकिंग की आदत पड़ गई। तो ये आदत कैसे पड़ी कि उनके एक अंकल थे जिनको स्मोकिंग की आदत थी। और जब उन्होंने देखा उनको स्मोक करते हुए तो उनको लगा कि चलो ट्राई करते हैं। छोटे थे, 11-12 साल के। यूजुअली बच्चों को क्यूरियोसिटी होती ही है सामने वाले को देख के कि चलो हम भी ट्राई करते हैं। और गांधी जी लिखते हैं कि उनको स्मोकिंग में कुछ अच्छा नहीं लगता था, सिवाय इसके कि उनको पसंद था उनके मुंह से स्मोक के क्लाउड्स छोड़ना। लेकिन क्या हुआ कि
उनके पास पैसे तो थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, चोरी शुरू कर दी। सिगरेट खरीदने के लिए चोरी शुरू कर दी। अपने जो सर्वेंट्स थे उनके यहाँ काम करते थे, उनकी पॉकेट्स में से वो कॉइन्स निकालते थे और उसी से वो सिगरेट खरीदते थे। और वो ये सारा काम जो है अपने पेरेंट्स से छुप के करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि ये गलत है। हम सबको यूजुअली पता चल जाता है जब हम गलत होते हैं तो। लेकिन गांधी जी के बारे में ये एक बहुत अच्छी बात थी कि वो बहुत सेल्फ अवेयर थे। उनको अपनी इंट्यूशंस पे काफी भरोसा था, और जब भी उन्हें लगता था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो वो इतने सेल्फ अवेयर थे कि अपनी गलती को समझते थे, समझ जाते थे और उसे एक्सेप्ट करते थे, और कोशिश करते थे कि अपनी गलतियों को वो सुधार सके। तो ये जो वक्त था, उन्हें लगा कि वो, जब उनको हैबिट पड़ी है स्मोकिंग की, तो वो छुप छुपा के स्मोकिंग करते थे। उनको पसंद था स्मोकिंग करना, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के सामने नहीं कर सकते थे। तो एक वक्त ऐसा आया कि उनको लगा कि दिस इज अनबेरेबल, कि वो अपने एल्डर्स की परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते। और वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने सोच लिया कि मैं तो अब ऐसे जिंदा नहीं रह सकता, मैं तो सुसाइड कर लूंगा। तो क्या किया, उनके जो रिलेटिव थे और वो थे, उन्होंने सोचा कैसे सुसाइड करें। तो धतूरे के सीड्स मिलते थे उस टाइम पे, तो उन्होंने धतूरे के सीड्स लिए, किसी मंदिर में चले गए और वहां पे उन्होंने 2-3 सीड्स खाए। देन उनको इंट्यूशन आई अंदर से। उनका जो दिमाग काम किया कि अरे, मतलब क्या फायदा मरने का, अगर हम मर भी जाएंगे तो भी हमें वो फ्रीडम तो मिलेगा नहीं। मर ही जाएंगे तो क्या क्या पता आगे क्या होगा। ठीक है, तो वो लिखते हैं बुक में कि सुसाइड करना उतना आसान नहीं है जितना ये बोल देना कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि सुसाइड करना इस मामले में बहुत ही स्टुपिडिटी वाली बात है, और उन्हें ये नहीं करना चाहिए। और उन्होंने खुद को और अपने रिलेटिव को भी रोक लिया, और उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी स्मोकिंग नहीं की। फिर वो लिखते हैं एक दूसरे किस्से के बारे में कि उनका उनका जो ब्रदर थे, बड़े भाई, उनको 25 रुपए का एक उधार था किसी से। तो उन्होंने क्या किया, अपने ब्रदर के साथ मिलके, जो उनके ब्रदर के हाथ में बाजूबंद था, उसमें से उन्होंने थोड़ा गोल्ड चुरा लिया। उन्होंने अपने ब्रदर की हेल्प की, वो उस गोल्ड को उस आमलेट से निकालने की, और फिर उन्होंने वो गोल्ड बेच के अपने ब्रदर के जो उधार के पैसे थे वो चुका दिए। लेकिन जैसे कि पहले भी उन्होंने गलती की, चोरी किए थे, अपने सर्वेंट्स की जेब में से पैसे चोरी किए, फिर ये गोल्ड वाला किस्सा। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइज होने लग पड़ा कि वो गलत कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से छुपा रहे हैं ये बातें। तो उन्हें एक तरह का गिल्ट फील होने लगा। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने ये सोचा कि अभी तो वो ऐसे नहीं रह सकते, उन्हें कन्फेस करना है अपनी गलती जो है, अपने फादर से कन्फेस करनी है। हालांकि ये इतना आसान नहीं था, उनके फादर काफी शॉर्ट टेम्पर थे, और उन्हें यकीन था कि उन्हें बहुत गुस्सा आएगा और पता नहीं कैसी कोई सजा देंगे। लेकिन फिर भी, क्योंकि इस तरह गिल्ट में जीना भी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक लेटर लिख देंगे अपने फादर को। तो उन्होंने एक लेटर लिखा, अपने फादर को दिया, उनके फादर ने पढ़ा। तो उस लेटर को पढ़ने के बाद जो है, उनके फादर की आंखों में आंसू आ गए। गांधी जी ने जो लेटर लिखा था अपने फादर को, उसमें उन्होंने प्योर कन्फेशन किया था। उन्होंने माना था कि उनकी गलती है, और उन्होंने पूरे दिल से माफी मांगी थी, और ये प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। और गांधी जी कहते हैं कि जब आप पूरे दिल से किसी से माफी मांगते हैं और अपनी गलती को कबूल करते हैं, तो सामने वाले तक वो बात पहुंच ही जाती है, और वो आपको जरूर माफ कर देते हैं। और आपको भी अगर कोई ऐसे पूरे दिल से माफी मांगता है तो उसे जरूर माफ कर देना चाहिए। तो इस पूरे किस्से से हमें यही अ, शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी गलतियों का एहसास जब भी हो जाए, तो हमें ज़रूर उन गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, कन्फेस करना चाहिए। इस बारे में गांधी जी लिखते हैं, दोज pearl drops of love cleansed my heart and washed away my sin. Only he
who has experienced such love can know what it is. इसका मतलब यह है कि वो जो आंसू थे जो उनके फादर की आंखों में थे और उनकी आंखों में थे, उन आंसू से उनके सारे पाप धुल गए। और ये जो फीलिंग है उन्होंने उस टाइम पे एक्सपीरियंस की, ये फीलिंग वही इंसान समझ सकता है जिसने कभी खुद ऐसा प्यार महसूस किया हो। और गांधी जी ये मानते हैं कि ये जो किस्सा है ये उनका अहिंसा का एक ऑब्जेक्ट लेसन था, एक लेसन था अहिंसा का। क्योंकि अहिंसा जो है वो भी लव का ही एक रूप है। क्योंकि अगर हम सबसे प्यार करेंगे, पूरी इंसानियत से और पूरे जीवों से जो इस धरती पे हैं उन सबसे प्यार करते हैं, तभी हमारे अंदर ये फीलिंग होती है कि हम इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि हम इनसे प्यार करते हैं। अहिंसा जो है वो प्यार का ही दूसरा रूप है। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो था उनकी जिंदगी का अहिंसा का एक पहला लेसन था। उन्हें लगा था कि उनके फादर जो है वो एंग्री हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने जो कन्फेशन किया था वो एक क्लीन कन्फेशन था, इसलिए उनको लगता है कि उनके फादर तक ये बात पहुंच गई और उन्होंने उसे माफ कर दिया। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है सिंपल लाइफ के बारे में। गांधी जी की लाइफ जो थी वो बिल्कुल सिंपल थी। वो सिंपल फूड खाते थे, अपने कपड़े भी खुद धोते थे, क्योंकि एक तो ये था कि उनके लॉन्ड्री का जो बिल था वो काफ़ी हैवी था। तो वो अपने कपड़े खुद धोते थे, अपना सारा काम खुद ही करते थे। उनको लगता था कि जब हम अपना काम किसी और से करवाते हैं तो एक तरह से हम उनके गुलाम हो जाते हैं। वो लिखते हैं आई फ्रीड माई सेल्फ फ्रॉम द स्लेवरी टू द वाटरमैन। वाटरमैन यानी कि धोबी जो उनके कपड़े धोते थे। तो उन्होंने बोला कि मैं अब खुद अपने कपड़े धोता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैंने खुद को गुलामी से बचा लिया, मैं अब सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं अपना सारे काम खुद करता हूँ। और उसी तरह उन्होंने कहा आई थ्री ऑफ डिपेंडेंस ऑन द बार्बर। क्योंकि वो अपने हेयर कट भी बार्बर शॉप से नहीं करवाते थे, उन्होंने खुद ही अपने हेयर कट करने शुरू कर दिए थे। वो मोस्ट ऑफ द अपना काम जो है वो खुद ही करते थे। इसके पीछे भी एक किस्सा है कि वो एक इंग्लिश मैन थे जिनके सैलून पे वो गए थे और उस टाइम पे काले गोरे का भी काफी भेदभाव था। तो उस बार्बर ने जो है उनकी कटिंग करने से मना कर दिया था, क्योंकि गांधी जी ब्लैक थे, स्किन टोन उनका डार्क था। तो तब से उन्होंने सोच लिया कि अब वो किसी और से बाल भी नहीं कटवाएंगे, वो अपने बाल भी खुद ही काटा करेंगे। तो उनकी लाइफ जो है वो बहुत ही सिंपल थी। उनका लाइफस्टाइल अगर हम उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे उसमें पता चलता है। तो हमें इससे तो सीखना चाहिए कि हमें ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लग्जरीज की तरफ नहीं भागना चाहिए। जितनी सिंपल हमारी लाइफ होगी उतना ही जो है इजी लाइफ होगी हमारी। आगे वो ब्रह्मचार्य के बारे में भी लिखते हैं। ब्रह्मचार्य जो है उन्होंने ब्रह्मचार्य का व्रत रखा था ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ 1905। और उनका ये मानना था कि वो ह्यूमैनिटी को तभी सर्व कर सकते हैं अगर वो ब्रह्मचार्य के व्रत का पालन करेंगे। क्योंकि उन्हें ये था कि अगर वो अपनी फैमिली में लग जाएंगे, खुद की फैमिली की प्रोपगेशन में लग जाएंगे, तो वो जो है ज़्यादा अच्छे से ह्यूमैनिटी को, कम्युनिटी को सर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास फिर दो जिम्मेदारियां होंगी, फैमिली की भी और अपने कम्युनिटी की भी। वो अपने शुरू से ही उनके अंदर एक भावना थी देशभक्ति की, वो अपने देश को सर्व करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया। और ब्रह्मचार्य के बारे में वो लिखते हैं लाइफ विदाउट ब्रह्मचार्य अपीयर्स टू मी टू बी इंसिपिड एंड एनिमल लाइक। यानी कि ब्रह्मचार्य के बिना मुझे अपनी लाइफ जानवर की लाइफ जैसी दिखती है। द ब्रूट बाय नेचर नोज नो सेल्फ रिस्ट्रेंट। ब्रूट यहाँ पे जानवर को कहा गया है। तो उनका ये मानना है कि जानवर जो है उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती सेल्फ रिस्ट्रेंट की, यानी कि खुद पे जो एक नियंत्रण रखने की, खुद की डिजायर्स पे नियंत्रण रखने की,
जानवरों की क्षमता नहीं होती, लेकिन मैन इज मैन बिकॉज ही इज कैपेबल ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट। इंसान इंसान इसीलिए है क्योंकि वो सेल्फ रिस्ट्रेंट कर सकता है, वो इस काबिल है कि वो अपने डिजायर्स को अपने कंट्रोल में रख सकता है और अपने काम जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है अगर वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। आगे वो लिखते हैं, इट बिगिंस विद द बॉडीली रेस्ट्रेंट बट डज नॉट एंड देयर, द परफेक्शन ऑफ इट प्रिक्लूड्स इवन एन इम्प्योर थॉट। वो ब्रह्मचार्य के बारे में वो लिखते हैं कि ब्रह्मचार्य जो है वो शुरू बेशक फिजिकल रेस्ट्रेंट से होता है, लेकिन ब्रह्मचार्य सिर्फ फिजिकल रेस्ट्रेंट से रिलेटेड नहीं है। जो आपकी फिजिकल डिजायर्स हैं, सेक्सुअल डिजायर्स हैं, सिर्फ उससे रिलेटेड नहीं है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य में आपके मेंटल लेवल पे जो रेस्ट्रेंट्स है वो भी इंक्लूड होती हैं। यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि आपको जो है सेक्सुअलिटी से दूर रहना है फिजिकली, बट इवन आपको अपने थॉट्स में भी वो वैसे इम्प्योर थॉट्स भी आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। वो सब जो है ब्रह्मचार्य में इंक्लूड होता है। तो ब्रह्मचार्य को उन्होंने प्रमोट किया है काफी, और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने के लिए उन्होंने फास्टिंग को भी काफी प्रमोट किया है। वो खुद भी फास्ट रखते थे। एक टाइम था जब उन्होंने अपनी डाइट में सिर्फ फ्रूट्स रखे थे, वो सिर्फ फ्रूट डाइट पे थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि फास्टिंग से जो है ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने में आसानी होती है। जो आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं फास्टिंग से। So this was all about today's video. I hope this video will inspire you. अंत में मैं यही कहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जय हिंद, जय भारत।